अच्छा जी। कल हमने स्टार्ट किया था डायमेंशनल एनालिसिस को, और हमने कहा था कि इसकी मदद से हम दो काम कर सकते हैं। ये लास्ट शीट पे आपके ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक। मैं इसको जरा थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस we can check the correctness of any physical equation. इसमें ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब आप किसी भी फिजिकल इक्वेशन को चेक कर रहे हैं, उसकी करेक्टनेस को चेक कर रहे हैं, तो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ। आपको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करें और लिखेंगे जो डायमेंशन हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है। अब डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, उसके लिए मुझे पहले इसकी यूनिट पता होनी चाहिए। ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की यूनिट मुझे पता है, वो होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड की डायमेंशन में कैसे लिखूंगा, मीटर के लिए क्या लिखूंगा, एम के लिए कैपिटल एल, और पर सेकंड के लिए टी रेज टू दी पावर माइनस वन, और इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लिख दी। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई एल पर। अब मुझे चाहिए राइट हैंड साइड की डायमेंशन। अब राइट हैंड साइड पे आपको दो टर्म्स नजर आ रहे हैं, तो उन दो टर्म्स की डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देते हैं, बिल्कुल ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कि अब मैंने ले ली एक राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशन है राइट हैंड साइड, वो है ये वी आई वेलोसिटी भी है। इसकी डायमेंशन मैंने लिख ली मीटर पर सेकंड, और साथ में प्लस हो रहा है एक तो एक्सीलरेशन और एक टाइम। एक्सीलरेशन की यूनिट पहले लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम के लिए हम लिखते हैं सेकंड। तो मेरे पास आ गया मीटर पर सेकंड प्लस एक सेकंड इससे कैंसिल हो गया, तो मीटर पर सेकंड। अब मैं इस टर्म में से मीटर पर सेकंड को अगर कॉमन ले लूं, तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वन प्लस वन। अब मैं मीटर पर सेकंड की जगह डायमेंशन लिख देता हूँ, वो होती है एल, और पर सेकंड के लिए ई रेज़ टू द पावर माइनस वन, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, टू मल्टीप्लाई। अब टू आपका जो है उसको हम कहते हैं ये एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, और जो आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशनल एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं होता। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन तो वही आ रही है जो लेफ्ट हैंड साइड की थी, यानी हम कहेंगे देयरफॉर डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड is equals to dimension right hand side. Hence, this equation is dimensionally correct. ये फार्मूला सही है। यानी पहला काम जो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम कर रहे हैं कि इसकी मदद से हम किसी भी फार्मूला को चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं। अब मैं दो तीन एग्जांपल्स और लेता हूँ, आपको बात क्लियर हो जाएगी। सपोज मैं लिख लेता हूँ, एक इक्वेशन आपको दी, E is equal to H over F। H आपको पता है क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, देखिए अगर मैं वैसे ही, ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखी, ठीक है,
हम समझने के लिए लिख रहे हैं, असल इक्वेशन ये वाली है। और यहां से मैं h की अगर वैल्यू निकालूं तो वो आती है ये ओवर f। एनर्जी की यूनिट होती है जूल और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकंड। ऊपर जाके सेकंड हो जाएगा। तो जूल सेकंड जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन है या यूनिट्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स भी पता है, एनर्जी की भी पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की भी। हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं डायमेंशंस। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस ले लें। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड वो है यूनिट है जूल। और आपने जूल को बेस यूनिट में कन्वर्ट किया था, निकाले पीछे कहीं हमने किया था, हम पिछला स्लाइड निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे नहीं किया था, नहीं किया था। चलें अभी कर लेते हैं। जूल किसके बराबर होता है, Force into displacement. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं लिखता हूँ न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन के लिए बेस यूनिट्स क्या हमने निकाली थी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला मीटर अपनी जगह पे आ गया। तो जूल की बेस यूनिट्स हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो जूल की डायमेंशन क्या हो जाएंगी, एन केजी के लिए, एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर के लिए, पर टी स्क्वायर। ये आपके पास डायमेंशन आ गई जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी कि ई की। इसी तरह आप जो है इसी तरह आप जो है वो राइट हैंड साइड को कंसिडर कर लें और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस लिख लेते हैं। तो डायमेंशंस राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएंगी, प्लैंक्स कांस्टेंट के भी हमने डायमेंशन डिफाइन की है जूल सेकंड। और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस हैं पर सेकंड। Per second. तो ये आंसर क्या आ गया, जूल। ये पर सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। जूल को हमने अभी खोला है, ये पूरी की पूरी बेस यूनिट साइज। मैं जूल की जगह लिख रहा हूँ केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। तो डायमेंशन क्या बनी, एम एस स्क्वायर। सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं डी T0. जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर नहीं। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है। ठीक, तो दो मैंने एग्जांपल सिंपल सी आपके सामने डायमेंशन की, जिससे हम ये बता सकते हैं कि ये कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है या नहीं। इसमें एक चीज और भी छोटी सी याद रखनी, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था बोर्ड में कि आपने अभी तो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, ये वाला थर्ड इक्वेशन के रेफरेंस आया था। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ जी। अच्छा, ओके। इस पेज पे आप ये देखें, थर्ड इक्वेशन है जैसे 2as इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर माइनस वी एक्स, थर्ड इक्वेशन का मोशन। अब मैं इसको देखता हूँ डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन में क्या लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ, पूरा डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड उसका पे हम चक्कर में चला रहे हैं।
तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने लिख लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एस के लिए लिख लिया मीटर। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 2m स्क्वायर पर एस स्क्वायर, यानी 2 × L² पर टी स्क्वायर। ये आपकी डायमेंशन आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा राइट हैंड साइड को देखो। राइट हैंड साइड पे आपके पास जो VF² यानी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर माइनस मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, अपेरेंटली ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, रिजल्ट 0 आ रहा है। लेकिन हम उसको प्रोसीड करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं L² पर T², डायमेंशन बन गई माइनस L² पर T²। हमने कैंसिल नहीं करना, हमारा कंसर्न डायमेंशन से है। यानी मैं L² पर T² को अगर कॉमन ले लूं तो आगे मेरे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 - 1। अब 1 - 1 क्या होता है, 0। लेकिन मैंने इसको 0 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने कह दिया कि यहां जिस तरह 2 जो है वो एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है और उसका डायमेंशनल एनालिसिस में कोई लेना देना नहीं है, उसी तरह यहाँ पे 0 जो है वो भी एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है। और मेरे पास जो डायमेंशन हैं लेफ्ट हैंड साइड की, वो इक्वल है जो डायमेंशन हैं राइट हैंड साइड। ठीक। तो डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर आपने इस तरह से टर्म कैंसिल आउट भी हो रही है तो उसको जो है वो इग्नोर करें। आप एक कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ना हो तो मुझे बताइएगा, मुझे हम छोड़ रहे हैं कि S = VIT प्लस हाफ AT²। ये सेकंड इक्वेशन आप मुझे, so that this equation is dimensionally correct। अब आपको पता है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने दिए हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। कल नहीं होगी तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 जो हमने किया कि डायमेंशनल एनालिसिस को हम किस लिए यूज करते हैं। एक तो हम इसलिए यूज करते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस जो है उसको चेक कर सकते। दूसरा काम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम कर सकते हैं कि कोई भी पॉसिबल फिजिकल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें ओपन कर लेता हूँ। नंबर 2, it is used to derive the physical formula comma if the depending factors are known। गिवन नहीं, नोन वर्ड मैंने यूज किया। एक पॉइंट का और ख्याल रखें कि it will not provide any information about numeric constant। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, तो कई क्वेश्चन पहले से देख लें। क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन नजर आ रहा है।
एग्जाम्पल 1.2 की स्टेटमेंट देखें। वो कह रहा है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब यहाँ पे उसने कोई डिपेंडिंग फैक्टर दिए नहीं है। फिर सॉल्यूशन में उसने लिखा है द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज पॉसिबली डिपेंडिंग ऑन द मास, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एंगल एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू। सिर्फ क्वेश्चन को यहां से देख लें। मैं जहां पे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है उधर जाके इसको जरा सॉल्व कर। यहाँ पे मैं लिखता हूं एग्जाम्पल 1. सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया? स्टेप नंबर 1, जितने भी डिपेंडिंग फैक्टर्स आपको नोन हो, जैसा कि मैस ऑफ द बॉब है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, थीटा है और वैल्यू ऑफ जी, उनको प्रोपोर्शनैलिटी के राइट हैंड साइड पे लिखना है और जिस टर्म का फॉर्मूला निकालना है उसको प्रोपोर्शनैलिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। ये प्रोपोर्शनल का साइन मिला है, ठीक है। ये एक सिंपल पेंडुलम है जिसके बारे में मुझे पता है कि ये इसकी लेंथ है, ये इसका मैस है। अगर मैंने इसको इस साइड पे मूव कर दिया तो ये एंगल थीटा है और ये अगेंस्ट ग्रेविटी मूव हो रहा है, यानी इसके ऊपर वेट की वजह से जी का फैक्टर भी इन्वॉल्व। तो सबसे पहला स्टेप तो आपने ये करना है कि जिसका फार्मूला डिराइव करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा और प्रोपोर्शनलिटी के राइट हैंड साइड पे सारे के सारे डिपेंडिंग फैक्टर लिखे। और इसी स्टेप 1 में थोड़ा सा प्रोसीड करके आपने इक्वेशन 1 बना देनी है, यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है कि टाइम पीरियड यहीं लिखा रहने दिया, इक्वलिटी लगा दी। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं इक्वलिटी लगाते हैं तो साथ में कांस्टेंट आ जाता है। एक तो हमने प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वलिटी और कांस्टेंट लिखा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम हमने ये किया कि जो भी डिपेंडिंग फैक्टर थे उनको तो पावर असाइन कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल एन को पावर मैंने ए दे दिया, एल को पावर बी दे दी, थीटा को पावर सी दे दी और जी को पावर डी दे दी। और ये मैंने एक इक्वेशन 1 बना। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। आपने स्टेप्स लिखने नहीं है, समझाने के लिए भी लिखना, ठीक है। आपने सॉल्व करना है तो बस इस प्रोसीजर को फॉलो करें। दूसरे स्टेप में क्या करें? दूसरे स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में राइट इक्वेशन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। जैसे हमें ये पता है कि टाइम पीरियड है तो उसकी डायमेंशन क्या है, उसकी यूनिट क्या है? सेकंड है ना? Second. ठीक है, वो तो नहीं रहे। अच्छा, सेकंड है, इसका मतलब उसकी डायमेंशन में लिखूंगा कैपिटल टी। कांस्टेंट अपनी जगह पर लिख दिया। मैथ्स के लिए क्या लिखूं? केजी यूनिट है, Capital M. कैपिटल एम, लेकिन उसके साथ पावर ए भी लिख दी। लेंथ कैपिटल एल, साथ पावर बी भी लिख दी। थीटा, अच्छा थीटा जो होता है, जैसे आप देखें साइन थीटा है, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। टेन थीटा है, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ये कॉस थीटा है, ये बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। आप जब भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं उसमें हम अगर एंगल बहुत छोटा हो
इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो जो साइन थीटा है या कॉस थीटा है tan थीटा है, वो नियरली थीटा ले लेते हैं। तो जनरली फिजिक्स में थीटा जो है वो दो साइड की रेशियो उसकी डायमेंशन होती है। अब जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर और बेस है, या बेस और हाइपोटेन्यूस है, इन सब के केस में ये लेंथ ओवर लेंथ ही इसकी डायमेंशन है। मीटर पर मीटर है, तो एल पर एल ही इसकी डायमेंशन। और एल पर एल क्या होता है, वन होता है। यानी जहां कहीं भी आपके पास थीटा आएगा, या जब जहां कहीं भी आपके पास ऐसी वैल्यू आएगी, डायमेंशनल कांस्टेंट ऐसा आएगा जिसकी यूनिट कोई नहीं होगी, उसकी जगह आप वन लिखो। वन रखिए, थीटा जहां आएगा उसकी जगह आपने वन लिखना है, पावर से अपनी जगह होगी। अब जी को देखें, जी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी यूनिट तो मुझे पता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। तो इसकी डायमेंशन में लिख देता हूँ एल पर टी स्क्वायर और पावर टी। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने क्या किया, इक्वेशन 1 को डायमेंशंस की फॉर्म में लिखा। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया था, जितने भी डिपेंडेंट फैक्टर था वो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लिखा, और जिसका फार्मूला डिराइव करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, अब हम कोई उनका कलर चेंज कौन सा देना है, भी आने वाली है। अच्छा जी, अब स्टेप नंबर 3 देखें। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि राइट, या बल्कि राइट ना लिखें, हम कहते हैं कंपेयर द पावर्स ऑफ एम कॉमा एल एंड डी ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स यानी इस साइड पे भी और इस साइड पे। इस साइड पे टी लिखा हुआ है, लेकिन जो नहीं लिखा हुआ वो क्या है, एम और एल है, उनकी पावर तो जीरो है। तो अगर मैं एम की पावर कंपेयर करूं दोनों साइड्स में, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एम की पावर क्या है, जीरो, और राइट हैंड साइड पे एम की पावर क्या है, ए। इसी तरह मैं एल की पावर कंपेयर करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एल की पावर क्या है, जीरो, और राइट हैंड साइड पे एल की पावर क्या है, ये डी भी है और डी भी है। इस तरह पावर जब कंपेयर होती है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी प्लस डी। यानी एम की पावर कंपेयर करने से मुझे ए का आंसर मिल चुका है। लेकिन एल की पावर कंपेयर करने से मुझे और कोई आंसर नहीं मिला है। अगर टी की पावर भी कंपेयर करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे टी की पावर कुछ नहीं लिखा हो तो वन होती है, और राइट हैंड साइड पे टी की पावर क्या है, टी सिर्फ यहाँ है, माइनस। -2. इसका मतलब मुझे डी का आंसर मिल गया, इट इज -1/2। अब जब डी का आंसर मिल गया, तो डी की ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मुझे डी का आंसर भी मिल जाएगा। डी का आंसर क्या आ जाएगा, डी का आंसर आ जाएगा +1/2. +1। अच्छा, अब क्या करना है, स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 4 में हमने ये जो पावर्स निकाली है, ये सारी की सारी इक्वेशन 1 में वापस फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ जरा सॉल्व करने के लिए, तो वापस आते हैं इस पे।
Step number 4, putting the values of powers in equation 1. तो इक्वेशन 1 क्या थी? टी और कांस्टेंट, दोबारा देखें, m की पावर a, n की पावर b, थीटा की पावर c। अब थीटा तो मैंने 1 लिखा हुआ, ये बात जरा थीटा भी n क्या गया। अच्छा, m की पावर 0 है, n की पावर b थी, b के क्या निकाला था? 1/2। +1/2. हाँ, +1/2। और थीटा जो है उसकी जगह मैं 1 ले रहा हूँ, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो, आंसर 1 लेना। पावर हो 5000 पावर हो, आंसर नहीं लेना। तो थीटा की जगह अगर इस तरह का मामला हो तो हम 1 लेते। और चौथी चीज थी जी, उसकी पावर डी थी और डी था -1/2। तो एनीथिंग पावर 0 क्या होता है? भी 1 होता है। m की पावर 0 वो 1 हो जाएगा। मेरे पास फार्मूला बन गया p इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसकी जगह मैंने 1 लिख लिया, n 1/2 डिवाइड बाय g 1/2 इंटू 1। 1/2 को खत्म किया, मेरे पास फार्मूला बन गया √l/, जबकि एक्चुअल फार्मूला मुझे पता है टाइम पीरियड का क्या होता है। टाइम पीरियड का एक्चुअल फार्मूला होता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन है 2 पाई √l/। 2 pi. अब ये वाला फार्मूला जो हमने डिराइव किया है वो हमें कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो इसका मतलब है हम इस बात पे तो श्योर होंगे कि इस प्रोसीजर से, इस मेथड से जो हमने डेरिवेशन किया है, फार्मूला डिराइव किया है, उसके अंदर कांस्टेंट एक ऐसा है जो कि न्यूमेरिक है, लेकिन वो 2 पाई है, 2 है, 3 है, 10 है, उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन, यानी ये इसका ड्रॉप है। तो हम इसका फार्मूला जो है वो इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूमेरिक कॉस्ट। ठीक, अब जरा इसको आप इसमें देखिए, उसने भी यही काम किया होगा सोल्यूशन में। मैं थोड़ा सा आपको ये लिमिटेशंस एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एक आध एग्जांपल और देता हूँ आपको करने के लिए। कल उसके बारे में मुझे जरा बताइएगा कि आपसे हुई कि नहीं। ये देखें, देयर आर सम लिमिटेशंस इन द डायमेंशनल एनालिसिस। इस पेज पे हमने एग्जांपल्स कर ली थी, अगर हम पिछला पेज खोलता हूँ, ये वाली एग्जांपल डिराइव द पॉसिबल फिजिकल फार्मूला। एक तो आप जरा इसको पढ़ लीजिएगा या कल मुझे याद कराइएगा सर जरा वो इस पेज की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे, उसमें कुछ लाइन लगा क्वेश्चन मार्क। इसको आपने एक रीडिंग देनी है। उसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट पेज पे भी लगाया था, वो तो आपने नोट कर लिया होगा, ये वाला। ठीक है, अब जरा वापस आ जाएं इन पॉइंट्स पे, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये 4 पॉइंट जरा समझिए। डायमेंशनल एनालिसिस does not distinguish between the physical quantities having the same dimension। मतलब अगर मैंने कोई डायमेंशनल एनालिसिस से डायमेंशन निकाल ली है, सपोज मैंने ये डायमेंशन निकाली है ml²/t², तो मुझे नहीं पता कि ये डायमेंशन मैंने एनर्जी की निकाली है या वर्क की निकाली है या काइनेटिक एनर्जी की निकाली है, मुझे इसके बारे में या टॉर्क की निकाली है
हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। पहला ड्रॉबैक तो इसका ये। दूसरा ड्रॉबैक क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज टू डिराइव द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। यानी अगर किसी फिजिकल क्वांटिटीज की डिपेंडेंस में ये चीजें आ जाएंगी, एक सेकंड, ये चीजें आ जाएंगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, वहां तो सिर्फ सिंपल थीटा आ जाए तो हो जाता है काम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से फार्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट डिटरमिन द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट को हमने क्या डिफाइन किया हुआ है? न्यूमेरिक कांस्टेंट। हमने भी देखा कि सारी की सारी डेरिवेशन में जो हमने टाइम पीरियड के लिए निकाला, ये हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। यहाँ ये कांस्टेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, असल में तो वैसे हमें पता है कि 2 पाई होता है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। और चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंटली आप देख लें, ये आपको बता रहा है क्या? डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट ऑलवेज प्रूव दैट द रिलेशन इज फिजिकली करेक्ट, although the relation is dimensionally correct. However, the dimensionally wrong equation is always. यानी अगर आपने डायमेंशन सेम प्रूव करके रिलेशन निकाल भी लिया है, तो वो ये मुमकिन नहीं है कि ये आपका जो है वो रिलेशन जो है वो 100% आपका फिजिकली करेक्ट भी होगा, लेकिन अगर डायमेंशनली का फॉर्मूला आपके पास रॉन्ग आ रहा है तो वो फिजिकली रॉन्ग भी है। तो ये 4 पॉइंट्स आपने, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था बोर्ड में लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में, कि मेंशन द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और रूब्रिक्स के अंदर था कि एटलीस्ट 3 बातें, 3 जो है वो चीजें बच्चे ने लिखी। हमने इसका ये फार्मूला कर लिया है। अब आप जरा हम इसके एंड से असाइनमेंट क्वेश्चन से बात शुरू करेंगे। पहले टाइम जो है वो एंड पे है, आपने बल्कि मैं जो काम दिया हुआ है सिर्फ वही आप जरा एक दफा देख लीजिएगा और कल मुझे याद करा दीजिएगा। हम इस असाइनमेंट से कल बात शुरू करेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कोई सवाल है बेटा तो बताइए, और मुझे तो बताइए कि आवाज कुछ देर तक हुई थी आज, तो मैंने एक तीसरा माइक यूज किया है, वरना मैं कुछ और लेकर। यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा गुड, चलो बेटा कल इंशाल्लाह फिर बाकी काम को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग नेक्स्ट क्लास की तैयारी करें, मैं क्लास लीव कर रहा हूँ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।